नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन आर राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड के अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गया आगमन पर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर विशेष तैयारियां देखने को मिल रही है। गया एयरपोर्ट पहुंचते ही जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और औपचारिक स्वागत किया गया। एयरपोर्ट परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं भी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद दिखे। कार्यकर्ताओं ने वहां पर फूल मालाओं और नारों के साथ मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला और सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर पहले से ही प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जा सके। क्या बिहार पुलिस के कुछ थानों में कानून के रखवाले ही दलालों के भरोसे जांच करा रहे थे? क्या केस डायरी थाने से निकलकर बिचौलियों के घर तक पहुंच रही थी? क्या जांच के नाम पर अवैध वसूली का पूरा खेल चलाया जा रहा था? और क्या इसी नेटवर्क की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी का सिंडिकेट भी फलता फूलता दिखा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये सिर्फ एक थाने का मामला नहीं, बल्कि पुलिस व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल भी है। कोसी क्षेत्र से सामने आई इस कार्रवाई ने कई चौंकाने वाले सवाल खड़े कर दिए। क्या पुलिस की गोपनीय केस डायरी अब दलालों के भरोसे लिखी जा रही है? क्या थानों में बिना किसी अधिकार के बाहरी लोग जांच प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके थे? और क्या कुछ पुलिस अधिकारी इस पूरे खेल में शामिल नजर आ रहे हैं? सहरसा के सलखुआ थाना से वायरल हुआ एक वीडियो ने पूरे मामले की परतें खोलनी शुरू कर दी है। डीजीपी के निर्देश पर जब डीआईजी कुमार आशीष ने वहां पर औचक निरीक्षण किया तो क्या किसी ने सोचा था कि एक दलाल के बैग से कई थानों की मूल केस डायरी बरामद की जाएगी? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर सुनियोजित भ्रष्टाचार था? जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सतीश कुमार का पुलिस अधिकारियों से लगातार संपर्क भी था। सवाल यह है कि आखिर एक दलाल को पुलिस की गोपनीय फाइलों तक पहुंचा कैसे गया और उसको पहुंच कैसे मिली? क्या इस नेटवर्क की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी संचालित की जा रही थी? कार्रवाई के बाद 3 जिलों के 2 थानाध्यक्ष समेत 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। एसआईटी का गठन किया गया। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या ये रैकेट सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित था या इसकी जड़ें और ज्यादा गहरी होने वाली है? डीआईजी ने जनता से दलालों की सूचना देने की अपील की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से पुलिस व्यवस्था में जनता का भरोसा फिर से कायम हो पाएगा? क्या इस पूरे नेटवर्क का हर चेहरा बेनकाब हो पाएगा? और सबसे अहम, क्या कानून के नाम पर चल रहे इस कथित भ्रष्ट तंत्र पर अब पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सकेगी? सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि डीआईजी कुमार आशीष ने क्या कुछ कहा। देखिए, आदरणीय डीजीपी साहब के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने जाकर के कल सलखुआ थाने में थानाध्यक्ष के चैम्बर में बैठ करके एक कथित रूप से अवैध व्यक्ति द्वारा अनुसंधान को प्रभावित करने की बात का वीडियो जो है वायरल हुआ था पिछले दिनों। इसको लेकर करके आदरणीय डीजीपी साहब के निर्देश के आलोक में कल मैं खुद गया था, वहाँ पर हम लोगों ने जाँच किया। जाँच के क्रम में जो है बहुत तरह की बातें पता चली और इसके साथ ही गौसपुर के पास, मंदिर के पास जब हम लोग देखे तो एक नीले रंग की पल्सर गाड़ी पर एक व्यक्ति दिखा जिसको रोका गया और वो वही व्यक्ति था जिसका वीडियो वायरल हुआ था। तो उसकी तत्काल तलाशी ली गई तो उसके बैग से लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस और उसके साथ विभिन्न अनुसंधानकों की ओरिजिनल केस फाइल्स बरामद हुई। तो ये मामला चूँकि गंभीर था तो इसको तत्काल एसडीपीओ सिमरी बख्तियारपुर मुकेश ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम बना करके इसकी विधिवत जांच वहां पर करवाई गई। और इस क्रम में ये पता चला है कि ये व्यक्ति सतीश कुमार जो है बहुअरवा गांव का रहने वाला है और ये जो है अवैध तरीके से पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करता है, थाना परिसर में घूमता रहता है और पब्लिक से पैसे लेने का काम करता है। इस तरह की सारी बातें जो है सामने आई। तो इसमें जो इसके लैपटॉप पर विभिन्न केसों की फाइल मिली है, ये डायरी लिखने का भी काम करता है और डायरी दूसरे लोगों को बेचने का भी काम करता है। तो इस प्रकार से पुलिस की छवि। तो जैसा कि आपने देखा कि डीआईजी कुमार आशीष ने यह कहा कि लगातार इस चीज़ पर काम किया जा रहा है, लगातार ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ चीज़ें इसमें और हो सकती हैं और ये पुलिस सिस्टम में और कितनी गहराई तक फैला हुआ भ्रष्टाचार है, इसकी
पता करने की लगातार इस पर काम किया जा रहा है और साथ ही केस जांच में इसके नाम पर अवैध वसूली की जाती थी और क्या कुछ चीजें इसमें सामने आती हैं, लगातार इस पर काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा ये कि क्या कानून के नाम पर चल रहे इस कथित भ्रष्ट तंत्र पर अब पूरी तरीके से लगाम लग पाएगी, इस पर लगातार काम किया जा रहा है। पुलिस और दलाल गठजोड़ पर अब डीआईजी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल से और ज्यादा जानकारी लेंगे और जानेंगे इस पूरे केस के बारे में। विशाल, ये बताइए इस खबर में और क्या कुछ चीजें सामने आ रही है? किसी दिक्कत की वजह से विशाल से जुड़ने में अभी समय लग रहा है, उनसे जुड़ेंगे, उनसे और चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको और ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में बता दें कि इसमें 2 थानाध्यक्ष समेत 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ ही कोसी पुलिस में दलाल रैकेट का एक बड़ा खुलासा किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि क्या कानून के नाम पर चल रहे इस कथित भ्रष्ट तंत्र पर अब पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सकेगी और कैसे ये चेहरे बेनकाब किए जाएंगे। लगातार पुलिस इस पर काम कर रही है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज निकलकर सामने आई है कि कैसे केस डायरी दलाल के पास पहुंच गई, जहां केस डायरी सिर्फ पुलिसकर्मियों के पास रहती है, सिर्फ थाने में रहती है, लेकिन वो वहां से निकलकर एक दलाल के पास पहुंच गई। क्या थाने की चीजें दलाल वहां पर अपने साथ रखता था? क्या वो दलाल थाने की चीजों को कंट्रोल करता था? इस पर लगातार जो टीआईजी है इस पर काम कर रहे हैं, इसे पता करने पर कि क्या कुछ और चीजें इसमें सामने आ सकती है। आपको बता दें कि सबसे सामने ये चीज आ रही है कि कैसे क्या ये इस कार्रवाई से पुलिस व्यवस्था में जनता का भरोसा फिर से कायम हो पाएगा, क्योंकि लगातार जनता इस चीज पर भरोसा करती है कि कैसे वो पुलिस के पास जाती है। पुलिस व्यवस्था में जनता का जो भरोसा होता है कि उससे वो पुलिस उनका समाधान करेगी, जो दिक्कतें हैं उन पर काम किया जाएगा, लेकिन कैसे इस पूरे नेटवर्क का हर चेहरा बेनकाब किया जाएगा, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि एक केस डायरी सीधे तौर पर दलाल के पास मिली है, जो केस डायरी में लगातार इन चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है कि कैसे इन चीज़ों को खत्म किया जाए, कैसे लोगों की दिक्कतों को खत्म किया जाए और कैसे जो सारे केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा गंभीर सूचना उसमें होती है। वो केस डायरी दलाल के पास क्या कर रही थी, इन सब सवालों पर वहाँ पर डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 थानाध्यक्ष समेत 11 लोगों को वहां पर निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन इस पर लगातार जो डीआईजी कुमार आशीष हैं इस पर काम करते नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कथित खजाना लूट मामला सुर्खियों में आ चुका है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और जांच एजेंसियों पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। सवाल उठाया कि आखिर विपक्ष के बार बार सवाल उठाने के बाद भी क्या जांच की दिशा नहीं बदल रही है। सुधाकर सिंह का दावा है कि उन्होंने पहले भी आनंद किशोर के कथित संबंधों को वहां पर उसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका आरोप है कि ज्यादा आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी पंकज दराड़ का तबादला कर दिया गया। क्या ये महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई और वजह सामने आ रही है? विपक्ष या सुधाकर सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब सरकार जानेगी, या कि जो गुनाह हुआ है, हजारों हजार करोड़ का जो लूट हुआ है बिहार में, वो तथ्यों के आधार पर। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचल परिसर में आयोजित जनता दरबार में एक बार फिर से प्रशासन ने लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका त्वरित समाधान करने का प्रयास किया। सवाल यह है कि क्या ऐसे जनता दरबार ग्रामीण इलाकों में बढ़ते भूमि विवादों का प्रभावी समाधान बन सकते हैं। जनता दरबार में अंचल अधिकारी अंचल अमीन जितेंद्र, थानाध्यक्ष और साथ ही अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भूमि और राजस्व से जुड़े कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 5 मामलों का मौका वहां पर इन चीजों को मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि 10 मामलों की सुनवाई के लिए अगला शनिवार तय कर दिया गया। आपको बता दें कि सवाल ये है कि क्या प्रशासन की ये पहल लोगों को न्याय के लिए लंबे इंतजार में राहत दिला पाएगी। समाज में बदलाव की असली शुरुआत तब होती है जब मदद सिर्फ सहानुभूति तक सीमित न रहकर आत्मनिर्भरता का रास्ता बन जाए। आपको बता दें कि भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी ने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए विधवा
परित्यक्ता और साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की नई पहल शुरू कर दी है। संस्था ने वहां पर अंगारी क्षेत्र की 8 विधवा महिलाओं का एक समूह तैयार किया। साथ ही उनके बीच सहज माहौल बनाने के लिए 4 विवाहित महिलाओं को भी समूह में शामिल किया गया। इस पहल के तहत महिलाओं को 21 दिनों का सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का आयोजन वहां पर बलुआचक में शुरू हुआ, जहां पर महिलाएं सिलाई के साथ साथ स्वरोजगार की बारीकियां भी सीखेंगी। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि समाज में कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके पति का असमय निधन हो गया, जिन्होंने किसी व कारणवश परिवार का सहारा खो दिया। वहीं पर कई परित्यक्ता और साथ ही दिव्यांग महिलाएं भी हैं जो काम करने में सक्षम होने के बावजूद अवसरों के अभाव में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करती हैं। ऐसे जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अंगारी में एक सिलाई केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर टी-शर्ट, ट्राउजर, पेटीकोट, ब्लाउज, नाइटी और साथ ही स्कूल ड्रेस जैसे वस्त्र तैयार किए जाएंगे। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी बख्तियारपुर और ताजपुर गंगा सेतु परियोजना आज एक बड़े हादसे की वजह से चर्चा में आ गई है। निर्माणाधीन पुल पर आपको बता दें कि बेयरिंग जॉइंट खोलने के दौरान अचानक से संरचना का एक हिस्सा बरबरा कर गिर पड़ा। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई और वहां पर काम कर रहे मजदूर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में करीब आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक निर्माण कार्य के दौरान अचानक से तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और कुछ ही सेकंडों में वहां पुल का एक हिस्सा नीचे गिर गया। भागलपुर के रंगरा प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर विवाद लगातार गहरा होता जा रहा है। बिहार सरकार के डिग्री कॉलेज विहीन प्रखंडों में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना के तहत पहले प्रखंड मुख्यालय स्थित तेज नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रभारी प्रचार की वहां पर पद स्थापना और नामांकन की तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन बाद में शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर कॉलेज को संत विनोबा उच्च माध्यमिक विद्यालय तिनटंगा में संचालित करने का निर्णय ले लिया। इस फैसले के विरोध में छात्र, युवा और ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठ गए। आंदोलनकारियों का कहना है कि वहां पर तिनटंगा दियारा क्षेत्र में स्थित है और साथ ही वहां पर बाढ़ और गंगा कटाव के कारण आवागमन प्रभावित रहता है। मुद्दा है रंगरा डिग्री कॉलेज जो हस्तांतरित कर दिया गया है, उसी के मुद्दा पे हम सभी आज ग्रामवासी प्रखंडवासी बैठे हुए हैं। इसमें 3 मुख्य जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं सबके। अच्छा। आशुतोष सिंह, अनुज चौरसिया और हम लोग की मांगे हैं कि डिग्री कॉलेज जो रंगरा तेज उच्च विद्यालय में स्वीकृति मिली थी उसका स्थानांतरण कर दिया गया, उसको फिर से वापस मुख्यालय में रंगरा प्रखंड मुख्यालय में किया। हम लोगों का मुद्दा है कि यहाँ जो डिग्री कॉलेज दिया गया था, हम लोग कुछ स्टूडेंट लोग यहाँ पे एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद कुछ दिन के बाद पता चला कि डिग्री कॉलेज तिनटंगा दियारा दे दिया गया, जो कि वो जंगल एरिया है, वहाँ जाने आने की किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, गाड़ी उड़ी की सुविधा नहीं है। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि डिग्री कॉलेज वापस यहाँ तेज नारायण हाई स्कूल में दिया था। जब हम लोगों के लोग मिलने के लिए गए डीएम साहब से, तो हम सीधी सी बात हुई कि वहाँ दबाव में ऐसा किया गया है। रही बात, अब जब तक डिग्री कॉलेज वापस नहीं आ जाता है रंगरा, तब तक ये कुछ बच्चे जो आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर हैं, तीसरा दिन है, कोई देख। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।